क्लास 11 सब्जेक्ट फिजिक्स में जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उसका नाम है लॉज ऑफ मोशन, और उसमें जो टॉपिक हमने अब तक पढ़े हैं वो हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल। अब उन्हीं टॉपिक को और अधिक समझने के लिए हम उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, A shell of mass 0.020 kilogram is fired by a gun of mass 100 kilogram. If the muzzle speed of the shell is 80 meter per second, what is the recoil speed of the gun? यहाँ हम देखते हैं क्वेश्चन की सिचुएशन कुछ ऐसी है। यहाँ पर हमारे पास है एक गन, और गन के अंदर हमने यहाँ शो किया हुआ है उसकी बुलेट, दोनों की दोनों रेस्ट में है। तो ये पहली सिचुएशन हुई जहाँ पर गन और बुलेट दोनों रेस्ट में है। गन का मास 100 किलोग्राम है, काफ़ी भारी भरकम गन है, और स्मॉल m है उसकी मजल यानी कि बुलेट का मास 0.020 किलोग्राम। दूसरी सिचुएशन है जहाँ पर ये बुलेट फायर कर दी गई है, और फायर करने के बाद दोनों को अलग अलग दिखाया है। यहाँ पर हमें गन की स्पीड नहीं मालूम है और वो हमें पता लगानी है, और V2 है बुलेट की स्पीड, दैट इज 80 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ सिचुएशन को समझते हैं। हमें मास मालूम है और वेलोसिटी मालूम है, और एक वेलोसिटी अननोन है। और मास और वेलोसिटी से जो फिजिकल क्वांटिटी हम अब तक पढ़ते आए हैं वो है मोमेंटम, मीन्स मास इंटू वेलोसिटी इज मोमेंटम। तो यहाँ पर पहले हम चेक कर सकते हैं क्या हम मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल लगा सकते हैं या नहीं। तो मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल लगाने के लिए पहली चीज़ हमें देखनी होती है क्या ये सिस्टम एक आइसोलेटेड सिस्टम है या नहीं। अब आइसोलेटेड क्या होता है? आइसोलेटेड सिस्टम वो होता है जिसमें किसी तरह का बाहर से फोर्स काम नहीं कर रहा हो। अब जरा इस पर देखते हैं, ये गोली जो यहाँ से निकली है इस पर तो निश्चित रूप से किसी ने फोर्स लगाया है। तो अगर इस गोली से पूछा जाए क्या जी तुम पर बाहर से फोर्स लगा है, तो गोली कहेगी हाँ मुझ पर फोर्स लगा है। मीन्स यहाँ पर लगने वाला फोर्स एक्सटर्नल फोर्स है। लेकिन अगर हम इस अलग अलग ऑब्जेक्ट को, यहाँ दो ऑब्जेक्ट हमारे सामने हैं, एक गन और एक बुलेट, अगर इस अलग अलग ऑब्जेक्ट को एक ही ऑब्जेक्ट मान लें, मीन्स हम ये कहें ये पूरा हमारे लिए एक ऑब्जेक्ट है जिसको कि हम नाम देते हैं सिस्टम। अगर ये एक सिस्टम है तो सिस्टम के अंदर लगने वाले फोर्स को हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं कहेंगे, वो होंगे इंटरनल फोर्स। तो यहाँ पे तो कोई फोर्स है ही नहीं। लेकिन अगर इसको भी सिस्टम मान लिया जाए, सिस्टम मानने का मतलब ये है गोली चल गई, गोली लग गई और गोली गिर गई, उस पूरे केस में ये एक ही सिस्टम माना जाएगा। ऐसे केस में अगर गोली से पूछा गया कि क्या ये फोर्स तुम्हें बाहर से मिला है, अब गोली को सोचना पड़ेगा कि भैया हम तो पूरा एक ही सिस्टम है, तो बाहर तो तब मारा जाएगा जब इस सिस्टम के बाहर से कोई फोर्स होगा। अब ये जो गन है वो तो सिस्टम के अंदर ही है, इसलिए ये आइसोलेटेड सिस्टम कहा जा सकता है, क्योंकि अब सारे फोर्स जो हैं वो इंटरनल फोर्स हैं। गन ने बुलेट पर फोर्स लगाया, बुलेट ने गन पर फोर्स लगाया, दिस इज न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो यहाँ पर दोनों पर लगने वाले फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होंगे, और इस केस में जब सिस्टम आइसोलेटेड है देन वी कैन अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्या है कंजर्वेशन मोमेंटम की इक्वेशन, उसको हम एक बार मैथमेटिकली लिख लेते हैं। हमने लिखा है इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम का मतलब है सिस्टम का मोमेंटम। हम एक एक करके सबका मोमेंटम नोट कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गन के लिए। गन का मास m, गन की स्पीड 0, क्योंकि ये रेस्ट में है तो यहाँ पर तो कोई स्पीड है नहीं। अब बात करते हैं बुलेट की। बुलेट का मास स्मॉल m, बुलेट की स्पीड दैट इज ऑल्सो 0, तो यहाँ पर तो जी इनिशियल मोमेंटम हो गया है 0। अब उसके बाद आते हैं फाइनल मोमेंटम पे। फाइनल मोमेंटम में पहले गन का रखते हैं। गन का मास कैपिटल M,
गन की स्पीड v1, ये v1 वही स्पीड है जो हमें नहीं पता है। उसके बाद हम लिखते हैं बुलेट का मास स्मॉल m और बुलेट की स्पीड 80 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर हमने इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम को इक्वलाइज कर दिया। यहाँ पर एक बात है, हमें इन वेलोसिटीज़ की डायरेक्शन भी रखनी चाहिए, लेकिन अभी हम ये मान के चलते हैं जी हमें नहीं पता कि गन कहाँ जाएगी और बुलेट कहाँ जाएगी। हालांकि इस केस में हम कॉमन सेंस से पता लगा सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर जगह ऐसा केस आएगा। इस तरह का सवाल मिलेगा कि एक बम है, वो फट गया, उसके 4 टुकड़े हो गए। अब तो नहीं कह सकते हम चारों टुकड़ों की डायरेक्शन हम जानते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें इनके सबके साइन पॉजिटिव ही रखने हैं। हमारा जो रिजल्ट आएगा उसमें साइन से पता चल जाएगा कि वो प्लस है या माइनस, और उसी से हम डायरेक्शन भी चेक कर लेंगे। तो फिलहाल हमने प्लस साइन लिखने का मतलब है इस गोली की जो डायरेक्शन है, मीन्स बुलेट की जो डायरेक्शन है, उसको हमने पॉजिटिव डायरेक्शन मान लिया है। अब आगे सॉल्व करते हैं। ये सब तो हो गया है 0 इज इक्वल टू, यहाँ पर m की वैल्यू है 100, वेलोसिटी v1 प्लस स्मॉल m की वैल्यू है 0.020 इंटू 80, और यहाँ से हम v1 कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं 0.020 इंटू 80/100, साथ में यहाँ पर एक माइनस का साइन भी आएगा, क्योंकि v1 की वैल्यू निकालनी है तो बाकी वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो नेगेटिव साइन आएगा। और गन की जो स्पीड है वो है 0.016, और माइनस के साइन से पता चलती है कि उसकी डायरेक्शन होगी अपोजिट। किसके अपोजिट? बुलेट के अपोजिट। तो गन जाएगी लेफ्ट हैंड साइड में और बुलेट जाएगी राइट हैंड साइड में। अब यहाँ से हम समझ सकते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल को। फाइनल मोमेंटम को 0 करना है, क्योंकि इनिशियल भी 0 है, तो इसका मतलब है एक का मोमेंटम जब आगे की तरफ है तो दूसरे का मोमेंटम पीछे की तरफ होना चाहिए। दूसरी बात, बुलेट का मास देखिए 0.20 किलोग्राम, यानी कि काफ़ी कम है, और गन का मास है 100 किलोग्राम। अब बुलेट का मास कम है तो मोमेंटम इक्वल करने के लिए इसकी जो स्पीड है वो 80 मीटर का मतलब है 1 सेकंड में 80 मीटर जाएगी, यानी बड़ी ताबड़तोड़ स्पीड है उसकी। और गन का मास 100 है तो इसकी स्पीड आई है 0.016। अब हम समझ सकते हैं इतनी कम स्पीड क्यों है, क्योंकि इस गन को हम पकड़ने वाले हैं। जब हम किसी गन को चलाएंगे तो सोचिए अगर बुलेट की स्पीड से ही गन पीछे चले तो गन चलाने वाले को ही मार देगी। यही कारण है कि जितनी तोप, टैंक, गन, रिवॉल्वर ये सारी की सारी होती हैं, उनको काफ़ी भारी बनाया जाता है। जितनी ज़्यादा भारी होंगी उतना ही उसकी कम वेलोसिटी होगी, जिससे उसका मोमेंटम उस बुलेट के मोमेंटम के इक्वल हो जाए। यही कारण है कि इस तरह की चीज़ों को बनाने में हमें मास का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो ये क्वेश्चन था मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल से रिलेटेड, और थोड़ा सा न्यूटन्स थर्ड लॉ का भी तड़का इसमें लगा हुआ था। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अ ब्लॉक ऑफ मास 25 किलोग्राम is raised by a 50 kilogram man in 2 different ways as shown in figure 5.19. What is the action on the floor by the man in the two cases? If the floor yields a normal force of 700 Newton, which mode should the man adopt to lift the block without the floor yielding? इस क्वेश्चन को समझते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है एक आदमी है जो किसी प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, यह है प्लेटफॉर्म, और एक 25 किलोग्राम का ब्लॉक है जिसको वो ऊपर की तरफ खींच रहा है। खींचने के 2 तरीके हैं। पहला तो वो डायरेक्ट रस्सी को खींच रहा है और 25 किलोग्राम का ब्लॉक ऊपर की तरफ चलेगा। दूसरा, उसने एक पुली लगाई हुई है और रस्सी को पहले पुली के ऊपर से पास किया है और फिर वो खींच रहा है। दोनों में फ़र्क क्या है? एक केस में इसको नीचे से ऊपर खींचना पड़ रहा है और दूसरे केस में इसको ऊपर से नीचे खींचना पड़ रहा है, कुछ इस तरह से।
यहाँ पर लिखा है फ्लोर जो है ये मैक्सिमम 700 न्यूटन का फोर्स बर्दाश्त कर पाता है। मीन्स अगर 700 न्यूटन तक फोर्स है तब तो ये प्लेटफॉर्म स्टेबल रहेगा, और अगर 700 न्यूटन से ज़्यादा फोर्स है तो उस केस में ये प्लेटफॉर्म टूट जाएगा और ये आदमी, ये पुली, ये मास सब के सब धड़ाम हो जाएंगे। क्वेश्चन में ये पूछा गया है दोनों में से कौन सा मेथड उस आदमी को अडॉप्ट करना चाहिए जिससे कि बिना प्लेटफॉर्म टूटे वो इस ब्लॉक को ऊपर खींच सके। अब इसका एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर ये आदमी इस 25 किलोग्राम ब्लॉक को ऊपर की तरफ खींच रहा है। अब यहाँ पर देखिए, जब ये आदमी इस ब्लॉक को ऊपर खींच रहा है तो न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग ये ब्लॉक भी आदमी पर नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा, और इस तरह से नीचे की तरफ एक फोर्स हम शो करेंगे। यहाँ पर ये एक्शन और रिएक्शन फोर्स माने जा सकते हैं। यहाँ पर ये आदमी 50 किलोग्राम का है, तो इसका मतलब ये है इस आदमी का 50 किलोग्राम वेट ये नीचे की तरफ लगेगा प्लेटफॉर्म पर, और दूसरा ये जो फोर्स है जो कि 20 किलोग्राम वेट से बना हुआ है वो भी नीचे की तरफ लगेगा। इसका मतलब है यहाँ पर ये दोनों के दोनों फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। 50 तो ग्रेविटेशन की वजह से हुआ और ये 25 किलोग्राम इस ब्लॉक की वजह से हुआ। मीन्स टोटल जो मास यहाँ पर काम करेगा वो होगा 50 तो आदमी का और 25 इस ब्लॉक का, ये टोटल मास है। लेकिन जो वेट होता है, वेट तो m इंटू जी के इक्वल होता है, तो अगर इसको हम g से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके ये वेट में कन्वर्ट होगा। अगर g की वैल्यू को 10 मान लिया जाए तो ये हो जाएगा 750 न्यूटन। मीन्स इस प्लेटफॉर्म पर इस समय 750 न्यूटन का फोर्स काम करेगा। एक खुद इस आदमी का वेट और दूसरा इस 25 किलोग्राम की वजह से जितना फोर्स लगा वो फोर्स। अब आते हैं इस सिचुएशन में। इस सिचुएशन में 25 किलोग्राम का ब्लॉक ऊपर की तरफ खींचा जा रहा है, तो मीन्स ऊपर की तरफ जब एक फोर्स लग रहा है तो ये ब्लॉक भी नीचे की तरफ एक फोर्स लगाएगा। तो हम ये कहेंगे कि ये इसको इस तरफ खींचेगा। अब बात करते हैं इस दूसरी तरफ। इस रस्सी को जब एक तरफ से ये फोर्स लगा तो ओबियसली दूसरी तरफ से भी इस रस्सी को खींचा जाएगा, तो उसका फोर्स होना चाहिए ऐसे। अब ये फोर्स जो है इसका काउंटर पार्ट कहाँ है, मीन्स इसके रिएक्शन कहाँ है, तो ये फोर्स लगा रहा है ये आदमी ऊपर की तरफ है। पूरी सिचुएशन को एक बार दोबारा से देखते हैं। इस आदमी से स्टार्ट करते हैं। इस आदमी ने इस रस्सी को खींचा अपनी तरफ, तो पहला फोर्स है नीचे की तरफ खींचते हुए, तो इट मीन्स रस्सी की वजह से इस आदमी पर भी एक फोर्स लगेगा और वो अपोजिट होगा। तो ये दूसरा फोर्स जो है ये आदमी को खींच रहा है ऊपर की तरफ। अब ये फोर्स तो यहाँ पर हुए और ऐसे ही एक्शन रिएक्शन पेयर यहाँ पर हुआ। इस तरह से हमें हर जगह एक्शन रिएक्शन पेयर बनाने पड़ते हैं। अब देखते हैं इस आदमी की सिचुएशन क्या है। इस आदमी का अपना जो मास है वो 50 किलोग्राम नीचे की तरफ है, मीन्स जो फोर्स लगेगा 50 इंटू जी लगेगा। अब ऊपर से क्या हो रहा है, रस्सी इस आदमी ने पकड़ी हुई है और रस्सी भी इस आदमी को अपनी तरफ खींच रही है, तो एक फोर्स जो है वो ऊपर की तरफ लगेगा जो इस रस्सी की वजह से लगेगा। लेकिन रस्सी का ये जो फोर्स है ये कहाँ से आ रहा है, ये फोर्स मिल रहा है 25 किलोग्राम फोर्स से। मीन्स ऊपर वाला फोर्स होगा 25 इंटू जी के इक्वलेंट। तो इस तरह से यहाँ पर इस पर्सन पर दो फोर्स काम कर रहे हैं, एक उसका वेट और दूसरा ये ब्लॉक उस ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ खींच रहा है। मीन्स ये ब्लॉक इस ऑब्जेक्ट को, मीन्स इस आदमी को ऊपर की तरफ खींच रहा है। तो यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर जो दो फोर्स काम कर रहे हैं, एक फोर्स है 50 नीचे की तरफ, एक फोर्स है 25 ऊपर की तरफ, तो टोटल फोर्स होंगे 50 माइनस 25 इंटू जी, और यहाँ से नेट फोर्स विल बी 250 न्यूटन। अब हम देख सकते हैं यहाँ पर फोर्स है 750 जो इस प्लेटफॉर्म को टॉलरेट करना पड़ेगा, और यहाँ है 250, और ये क्वेश्चन में गिवन है
प्लेटफॉर्म मैक्सिमम 700 न्यूटन ही बर्दाश्त कर सकता है। मींस इस आदमी को इस मेथड से यानी बी सिचुएशन में काम करना होगा, तब जाके वो और प्लेटफॉर्म दोनों सेफ रह पाएंगे। अब आते हैं इससे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, सी फिगर 5.8, अ मास ऑफ 6 किलोग्राम इज सस्पेंडेड बाय अ रोप ऑफ लेंथ 2 मीटर फ्रॉम द सीलिंग। अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन in the horizontal direction is applied at the midpoint P of the rope as shown. What is the angle the rope makes with the vertical in the equilibrium? Take G equal to 10 meter per second square and neglect the mass of the rope. अब पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में लिखा है कि एक रस्सी है जो सीधी लटकी हुई है कुछ इस तरह से। 2 मीटर की रस्सी है, 1 मीटर ऊपर 1 मीटर नीचे, मीन्स ये उसका मिड पॉइंट हुआ 1 मीटर ऊपर और 1 मीटर नीचे। उस रोप के मिड पॉइंट से 50 न्यूटन का एक फोर्स है जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगा दिया गया है। तो यहाँ से हमने इसको पकड़ा और 50 न्यूटन फोर्स से राइट हैंड साइड में खींच दिया। अब जब ऐसा करेंगे तो रस्सी राइट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। तो ये जो डायग्राम बनाया गया है ये इसकी शिफ्टिंग के बाद का डायग्राम है। अब इस डायग्राम को समझते हैं। ये P पॉइंट है, ऊपर का पार्ट 1 मीटर का है, नीचे का पार्ट भी 1 मीटर का है। नीचे भी एक ब्लॉक इसमें लटका हुआ है जिसका वेट है 60 न्यूटन, जिस वजह से रस्सी नीचे की तरफ भी खींची हुई है। एक फोर्स है 50, एक फोर्स है 60। क्वेश्चन में एक वर्ड लिखा हुआ है दैट इज ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। और इक्विलिब्रियम हमने पढ़ा है, इक्विलिब्रियम और पार्टिकल वो सिचुएशन होती है जिसमें किसी भी ऑब्जेक्ट पर जितने भी फोर्स लग रहे होते हैं उन सबको अगर टोटल किया जाए तो वो 0 हो जाते हैं। ये वही सिचुएशन है। क्वेश्चन में पूछा गया है इस रस्सी का यानी इस रस्सी के ऊपर वाले पार्ट का वर्टिकल के साथ एंगल जो है वो एंगल बताइए। मीन्स जो इस डायग्राम में थीटा है हमें वो थीटा पता लगाना है। अब पहले इस क्वेश्चन में जो फिगर दिया गया है इस फिगर को समझ लेते हैं। देखिए 50 न्यूटन फोर्स लगा राइट हैंड साइड में। इस फोर्स की वजह से इस रस्सी में भी एक फोर्स लगा और नीचे वाले ब्लॉक को जो कि ये ऊपर की तरफ उठेगा उस पर भी एक फोर्स लगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं इस फोर्स की वजह से एक फोर्स लगा यहाँ पर, ये फोर्स इसकी वजह से लगा और इस फोर्स का नाम रख दिया है हमने टेंशन टी, क्योंकि रस्सी में जो फोर्स लगता है वो उसकी तनाव की तरह दिखाई देता है तो उसको हम टेंशन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये टेंशन टी, अगर एक फोर्स टेंशन यहाँ पर इस तरह से जनरेट हुआ तो इसके पैरेलल दूसरा फोर्स भी आएगा और दूसरा फोर्स हमने दिखा रखा है यहाँ पर। तो ये है दोनों के दोनों फोर्स टेंशन होंगे, दोनों की वैल्यू सेम होगी और डायरेक्शन यहाँ पर अपोजिट होगी। ये है न्यूटन्स थर्ड लॉ। आप ये देख सकते हैं कि हर क्वेश्चन में सिर्फ एक कॉन्सेप्ट काम नहीं करता है, उसमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट उसमें मिल जाते हैं। यहाँ पर देखिए जब इस 50 न्यूटन फोर्स से इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में खींचा गया तो इस वेट पर जो नीचे बॉक्स लटका हुआ है इस पर ऊपर की तरफ एक फोर्स काम किया, तो वो फोर्स हमने बना दिया अगर ये, तो इसका रिएक्शन वाला पार्ट है ये और इसका नाम हमने रख दिया T2, मीन्स ये फोर्स हो गया T2। तो इस तरह से हम पहले तो एक्शन रिएक्शन पेयर बनाते हैं। अब हम बात करते हैं अगर इस वेट को अलग से देखें तो इसका डायग्राम अलग से बनाते हैं कि इस पर कौन कौन से फोर्स काम कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए इस बॉक्स पर एक फोर्स नीचे की तरफ काम कर रहा है जिसकी वैल्यू 60 न्यूटन है और एक ऊपर की तरफ काम कर रहा है जिसकी वैल्यू T2 है। अगर इस तरह का डायग्राम हम अलग से बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, कुछ इस तरह से। इस डायग्राम में देखिए सिर्फ हमने ब्लॉक को बनाया है, ब्लॉक पर लगने वाले फोर्स बनाए हैं और बाकी फोर्स यहाँ से हटा दिए हैं। तो इस तरह का जो डायग्राम है वो कहलाता है फ्री बॉडी डायग्राम। और ये कॉन्सेप्ट हम अलग से भी पढ़ते हैं कई बार, लेकिन उस कॉन्सेप्ट में है सिर्फ इतना ही, अगर किसी सिस्टम में एक साथ 4-5 ऑब्जेक्ट हैं
उन सबको हम अलग अलग बना दें और उन पे लगने वाले सिर्फ फोर्स को ही दिखाएं, तो इस तरह का जो डायग्राम है वो फ्री बॉडी डायग्राम बोलते हैं। और कई बार शॉर्टकट में लोग इसको FBD भी बोलते हैं, तो वो बात एक ही है। अब बात करते हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम में तब होगा जब इस पर लगने वाले सारे फोर्स मिलजुल के बराबर हो जाएंगे। अगर हमारे पास दो फोर्स होते हैं तब हम क्या करते हैं, एक फोर्स लेफ्ट हैंड साइड में रखा, एक राइट हैंड साइड में रखा और दोनों को इक्वलाइज कर दिया। अगर हमारे पास 4 फोर्स हो या 6 फोर्स हो, कहने का मतलब यह है इवन नंबर ऑफ फोर्स होते हैं, तो हम लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड करके अपना काम कर लेते हैं। लेकिन यहाँ तो सिचुएशन है एक फोर्स 50, एक फोर्स ऊपर, एक फोर्स नीचे, यानी कि ऑड फोर्स हैं। जब ऑड फोर्स हैं तो उस समय थोड़ा सा सोचना पड़ता है। अब हमारे पास कुछ ऐसी सिचुएशन है, या तो हम इन दोनों फोर्स को वेक्टर मान लें, दोनों का एडिशन कर दें, क्योंकि वेक्टर एडिशन दो वेक्टर्स का तो हम जानते ही हैं। जब जो रिजल्ट आएगा उसको 50 के इक्वल कर दें, पहली सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन है इस एक फोर्स के हम कंपोनेंट ब्रेक कर दें। जब एक फोर्स के कंपोनेंट ब्रेक करेंगे किन्हीं दो डायरेक्शन में, तो इसके कंपोनेंट हो जाएंगे 2 और ये दोनों फोर्स मिलकर हो जाएंगे टोटल 4 फोर्स। अब ये हो गए इवन नंबर के फोर्स, और इवन नंबर के फोर्स हो गए तो फिर तो वही लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड वाला केस लगा के हम इस सिचुएशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हम एक काम करते हैं, पहले इस T1 फोर्स के, क्योंकि यही थोड़ा तिरछा है, इसको हम x एक्सेस मान लें, इसको y मान लें, तो एक यही है जो x y से अलग भाग रहा है। तो इस T1 के ही दो कंपोनेंट ब्रेक कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि इसकी सिचुएशन क्या है। तो देखिए इस T1 का इस वर्टिकल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा, अब हम कंपोनेंट ब्रेक करना जानते हैं, तो T1 का कंपोनेंट होगा T1 cos थीटा। और इसी तरह से अगर इस x एक्सेस के अलोंग कंपोनेंट ब्रेक करना हो तो वो होगा T1 sin थीटा। अब हम देख सकते हैं इस T1 को छोड़ दिया जाए तो इसी के दो टुकड़े हमारे पास अवेलेबल हैं, और अब हमारे पास टोटल 4 फोर्सेज हैं, एक ऊपर, एक नीचे, एक लेफ्ट और एक राइट। और अब इन सबको कंपेयर करके हम थीटा कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले हम इन दोनों को और इन दोनों को कंपेयर करके अलग से नोट कर लेते हैं। देखते हैं क्या लिखा है। T1 sin थीटा लेफ्ट हैंड साइड का फोर्स इज इक्वल टू 50 राइट हैंड साइड का फोर्स, फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन T1 cos थीटा ऊपर वाला फोर्स और इस P के नीचे वाला फोर्स है ये T2, तो हमने यहाँ पर लिख दिया है T2। अब यहाँ देखिए इस फ्री बॉडी डायग्राम में पता चलता है ये जो ब्लॉक है क्या ये कहीं चला थोड़ी गया है, ये तो वहीं पर है, मतलब ये भी इक्विलिब्रियम में है, और इक्विलिब्रियम में है तो ये दोनों फोर्स तो फिर बराबर करने पड़ेंगे। तो ये जो T2 है वो 60 है, तो हम इस T2 की जगह 60 लिख देते हैं, तो इट विल बी 60। हमें कैलकुलेट करना है थीटा, तो हम देख सकते हैं अगर दोनों इक्वेशन में से T1 को एलिमिनेट कर दिया जाए तो हमारा काम बन जाएगा। तो डिवाइड करके हम इस T1 को कैंसिल कर दें तो आंसर हमें मिल जाएगा। तो डिवाइड करके आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू 5/6। देखिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा tan थीटा हो जाएगा, और 50/60 से आ जाएगा 5/6। और इस तरह की वैल्यू हम टेबल से देखकर ही पता लगाते हैं, और यहाँ से थीटा की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो थीटा यहाँ पर होगा tan इनवर्स 5/6 इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो ये एक सिचुएशन थी जहाँ पर इक्विलिब्रियम वाले कॉन्सेप्ट को यूज़ किया, न्यूटन्स थर्ड लॉ को यूज़ किया, और इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। तो इस तरह के और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं जब हम आगे करेंगे, पर फिलहाल इन कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझने के लिए हमने ये न्यूमेरिकल किए। अब हम आते हैं अपने अगले टॉपिक पर, और नेक्स्ट टॉपिक है कॉमन फोर्स इन मैकेनिक्स। असल में ये टॉपिक कोई अलग से टॉपिक नहीं है, ये टॉपिक इसलिए लिया गया है कि जब आगे हमारे सामने न्यूमेरिकल आएंगे और न्यूमेरिकल में
बहुत डिफरेंट तरह की सिचुएशन हमारे सामने आएंगी, तो ऐसे फोर्स भी आएंगे जिनके बारे में हमने शायद अब तक सुना ना हो। जैसे कि अभी पिछले न्यूमेरिकल में उस रस्सी में टेंशन नाम की चीज़ थी, उस टेंशन को भी हमने फोर्स बोला था, तो वो भी एक नए तरीके का फोर्स था। तो यहाँ पर इस तरह के भी फोर्स हैं जो शायद हमने सुने नहीं हो, तो हम थोड़ी सी उनकी बातें करेंगे, और उनके बारे में बातें करने से सिर्फ क्वेश्चन जब पढ़ेंगे तो हमें कुछ नया नहीं लगेगा। तो कुछ फोर्स के नाम मैं लिख देता हूँ। ये हैं कुछ फोर्स के नाम। अब एक एक करके इनको डिस्कशन करते हैं, और हो सकता है इनमें से बहुत सारे फोर्स आप पहले से सुन चुके हों। पहला है ग्रेविटेशन फोर्स। ये फोर्स भी मैकेनिक्स में यूज़ होगा। न्यूमेरिकल करते समय भी हमने देखा है कि एक ऑब्जेक्ट m मास का है, वो लटका हुआ है, तो नीचे mg करके दिखाते हैं। तो वो जो mg करके हम दिखाते हैं उसमें जो g है ये ग्रेविटेशन फोर्स की ही देन है। तो ये ग्रेविटेशन फोर्स है जो मैकेनिक्स में यूज़ होता है। कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स ऐसे जितने भी फोर्स हैं जो टच होने पर जनरेट होते हैं, जो कॉन्टैक्ट में आने पर जनरेट होते हैं, वो कॉन्टैक्ट फोर्स है। जैसे ग्रेविटेशन फोर्स है, कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं है, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट अगर दूर है तब भी ये फोर्स लग जाता है। कॉन्टैक्ट फोर्स में आते हैं जैसे नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन, बॉयंट फोर्स, विस्कस फोर्स, ये सारे कॉन्टैक्ट फोर्स ही हैं। नॉर्मल रिएक्शन क्या है? जब किसी ऑब्जेक्ट को किसी सरफेस पर रखते हैं, इस ऑब्जेक्ट ने सरफेस पर जो फोर्स लगाया वो फोर्स है इसका वेट, मीन्स mg वेट, जो कि नीचे की तरफ होता है। अब एक्शन रिएक्शन लॉ से हम जानते हैं कि इस पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगना चाहिए। तो सरफेस भी अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर की वजह से इस ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आती है, और उन सभी फोर्स का एक रिजल्टेंट होता है, और वो ऊपर की तरफ लगता है, जिसको n से या r से रिप्रेजेंट करते हैं। n मीन्स नॉर्मल रिएक्शन, r मीन्स सिर्फ रिएक्शन। ये हमेशा सरफेस के 90 डिग्री एंगल पर होती है, इसी वजह से इसको नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं, और ये भी मैकेनिक्स में काम आती है। मीन्स क्वेश्चन जब हम करेंगे तो ये सिचुएशन आएगी। फ्रिक्शन के बारे में आप जानते हैं, जब भी हम अपने दोनों हाथों को रगड़ते हैं तो हाथ गर्म हो जाते हैं। ये सिर्फ इस वजह से है, जब भी दो सरफेस आपस में कांटेक्ट में आती हैं तो उनके बीच में किसी ना किसी तरह का रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से एनर्जी भी जनरेट होती है और हमारा हाथ गर्म होता है। तो ये फोर्स वाकई में करता क्या है, एक सरफेस जो दूसरी के ऊपर चल रही है उसको चलने से रोकता है। मीन्स ये भी एक फोर्स है। और हमारा अगला जो टॉपिक होगा वो फ्रिक्शन को ही हम डिटेल में पढ़ेंगे। बॉयंट फोर्स। बॉयंट फोर्स एक रिएक्शन फोर्स की तरह ही है। जैसे यहाँ क्या था, सॉलिड ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरा सॉलिड ऑब्जेक्ट रखा तो नीचे वाले सॉलिड ऑब्जेक्ट ने रिएक्शन किया। लेकिन बॉयंट फोर्स लिक्विड के लिए है। जब किसी पानी में हम कोई पत्थर डालते हैं, या हम खुद कूद जाते हैं, या किसी को डुबोते हैं, उस केस में पानी भी एक रिएक्शन देता है। फ़र्क सिर्फ इतना है, पानी का रिएक्शन जो है वो सरफेस पर भी डिपेंड करता है कि सरफेस कैसी है और कितने वॉल्यूम का ऑब्जेक्ट डुबोया जा रहा है, वो इस पर डिपेंड करता है। तो ये भी ऐसा फोर्स है जो वो क्वेश्चंस में आएगा और हम इसको यूज़ करेंगे, लेकिन इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन आगे आने वाले चैप्टर्स में ही हम पढ़ पाएंगे। विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स फ्रिक्शन फोर्स की तरह है। इन दोनों में फ़र्क ये है, विस्कस फोर्स आमतौर पर फ्लूइड्स में पाया जाता है। फ्लूइड का मतलब सिर्फ लिक्विड नहीं है, गैस में भी। जैसे कि अगर इस चौक को मैं नीचे गिराऊं तो एयर के साथ एक फ्रिक्शन होगा, तो वहाँ पर जो फ्रिक्शन होगा वो एक डिफरेंट तरह का फ्रिक्शन होता है जिसको हम विस्कोसिटी बोलते हैं, और वहाँ पर जो ड्रैगिंग फोर्स काम करता है वो विस्कस फोर्स होता है। इसी तरह से फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग, इसको भी समझते हैं। जब हम कोई स्प्रिंग बनाते हैं तो इस तरह से स्प्रिंग बनाते हैं। आपने ये भी देखा होगा, अगर हम किसी आदमी को स्प्रिंग से ऐसे खींच कर उसको चोट पहुंचाना चाहते हैं तो देखिए एक्शन कैसे होते हैं। स्प्रिंग को थोड़ा सा खींच के हम उसको डराते हैं तो वो ज़्यादा नहीं डरता, वो जस्ट ऐसे करता है, हल्की फुल्की स्माइल करके वो बचने की कोशिश करता है। लेकिन अगर उसी स्प्रिंग को बिल्कुल ऐसे करके तान दिया जाए तो फिर वो इस तरह से बचता है। मीन्स इस स्प्रिंग को जितना ज़्यादा स्ट्रेच किया जाएगा फोर्स उतना ही ज़्यादा होगा। तो यहाँ लगने वाला जो फोर्स है
वो इस बात पर डिपेंड करता है कि स्प्रिंग की स्ट्रेचिंग कितनी है, मीन्स उसमें कितना डिस्प्लेसमेंट आता है। अगर स्प्रिंग के डिस्प्लेसमेंट को x से रिप्रेजेंट किया जाए और फोर्स को F से रिप्रेजेंट किया जाए तो हम कह सकते हैं F और x प्रोपोर्शनल होंगे। और ये F फोर्स, इसको बोलते हैं रेस्टोरिंग फोर्स, क्योंकि ये वापस से रिस्टोर करने का काम करता है, स्प्रिंग को अपनी जगह लाना चाहता है। लेकिन इनमें एक फ़र्क है, अगर हमने स्प्रिंग खींची लेफ्ट हैंड साइड में तो फोर्स किधर लगेगा, दूसरी तरफ राइट हैंड साइड में, मीन्स इनकी डायरेक्शन में फ़र्क होता है। प्रोपोर्शनलिटी साइन जब भी हम हटाते हैं तो एक कांस्टेंट वहाँ अपीयर होता है, वो है k, और इक्वेशन हो जाएगी F इक्वल टू माइनस KX। तो स्प्रिंग वाले क्वेश्चन में जो रेस्टोरिंग फोर्स लगेगा उसको हम इस फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हुए कुछ कॉमन फोर्स के एग्जाम्पल जो मैकेनिक्स में यूज़ होते हैं। अब आपके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए कि ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रॉन्स के बीच में लगने वाला फोर्स, प्रोटॉन का फोर्स, ये सब कहाँ गायब हो गए? तो देखिए, ये सारे फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स होते हैं। आपको पता होगा कि फंडामेंटली 4 तरह के फोर्स होते हैं, जिसमें ग्रेविटेशन फोर्स भी शामिल है और वह सबसे वीक फोर्स में आता है। लेकिन जो बाकी के फोर्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन ये आमतौर पर वहाँ काम करते हैं जैसे प्रोटॉन का इंटरेक्शन, इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्शन। अब सोचिए, हमारे क्वेश्चन में जब हम एक डब्बा मान रहे हैं, बस, कार, ट्रेन, ट्रक, ये सब चला रहे हैं, तो ये तो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट हुए। तो मैकेनिक्स के जो क्वेश्चन हैं वो आमतौर पर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन वाले लेवल पर फिट नहीं होते हैं। तो वो सारे के सारे फोर्स हैं वो मैकेनिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से कॉमन फोर्स नहीं है। जैसे कि अगर इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन का मास इतना कम होता है कि अगर उसको m × g कर भी दिया जाए तो ये वेट बहुत कम आएगा, और हमारे मैकेनिक्स में इस तरह के क्वेश्चन जनरली नहीं आते हैं। तो इस वजह से उन सभी फोर्स को हम मैकेनिक्स के कॉमन फोर्स नहीं बोलते हैं। फोर्स हैं, कोई सिचुएशन आएगी उसको हम यूज़ भी करेंगे, पर दे आर नॉट कॉमन फोर्स। वो जब आएंगे तो उसका एक आध कोई सवाल आएगा तो वह हम उसको सॉल्व कर लेंगे। ये जो बाकी फोर्स हैं, इन फोर्स को बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक फोर्स, और ये जो हमने बोले हैं ये है मैक्रोस्कोपिक, यानी बड़े लेवल पर काम करने वाले। तो हमारी मैकेनिक्स की जो प्रॉब्लम है वो वास्तव में मैक्रोस्कोपिक प्रॉब्लम्स हैं, इसलिए ऐसे ही फोर्स हम मैकेनिक्स में यूज़ करते हैं।